बिहार का करंट अफेयर्स आज 25 और 26 मई के न्यूज़पेपर का कलेक्शन लेकर के आया हूं, जो कि कई पेपरों का कलेक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसीलिए आखिर तक सुनिएगा। साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और जो नए हैं वो बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं हुसैन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। हमेशा की तरह फिर मैं यही बात कहूँगा कि यहाँ पर जो डिस्कशन जो मैं करवाता हूँ उसका MCQ मैं अपने टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 23 में मैं डाल देता हूं और जहां आप जाकर के हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर लिंक ज्वाइन कर करके और आप ये MCQ इससे बना हुआ आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लस मैं अब इस साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट जो मैं बोलता हूं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि नहीं आप लोग को शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए, मैं उसका भी PDF बना करके मैं आपको दे देता हूं। और साथ ही साथ और हाँ, मैं यहाँ पर ये नहीं करूँगा कि ये पूरा का पूरा मैं इसका PDF बना करके दे दूँ, मतलब इसका जो न्यूज़पेपर का PDF बना करके दे दूँ, तो ये पॉसिबल मेरे लिए नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट लगता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपको PT के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसको ज़्यादा कलेक्शन करके रखना है, तो वो आपको मैं वो दे देता हूं ताकि आप उस पर अपनी समझ भी विकसित कर लें। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी आपके पास PT और मेंस दोनों के लिए आपके पास इनफ समय है। और इनफ समय लेकिन है किन के लिए? वो उनके लिए जो जिद कर बैठे हैं कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, वैसे लोगों के लिए अभी जो है आपको इनफ समय है कि PT और मेंस की तैयारी करें। और मेरा यकीन मानिए, आप 2 महीने तक आप PT और मेंस को इक्वल लेकर के चलिए। सारा नोट्स जैसे जैसे मैं बताता जाता हूँ इंपॉर्टेंट, और उसके साथ ही साथ आप दूसरा भी जैसे हिस्ट्री है या पॉलिटी है, इकोनॉमिक है, सबका शॉर्ट नोट्स आप अभी से तैयार करके रखें। अभी से तैयार करके रखेंगे तो आपको बाद में बर्डन कम होगा। और साथ ही साथ आपको अगर जैसे लगता है कि हाँ कि हम जैसे ये मेंस ये करंट के ऊपर, तो करंट के ऊपर ही पहले बना लीजिए ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ मैं यही चीज़ कहूँगा कि आपको लिखते रहने का भी कोशिश आपको करते रहना चाहिए, तो आप जाकर के आपका सिलेक्शन जो है एकदम श्योर होगा। और एक चीज़ और, ये इंटरव्यू के लिए भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस एतबार से सोच करके आप देखिएगा। और मैं जो भी चीज़ बताता हूँ ना, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन भी कर लीजिए ताकि आपको इसका सारा का सारा ये जो भी है आपको जहाँ हो सकता है PT के लिए आपको जैसे मान लेते हैं कि हो सकता है नहीं, बल्कि मेरा कहना है कि PT के लिए भी, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए, सब जगह के लिए आपको ये फायदा करेगा। इसीलिए आप इसको नोट डाउन भी करते हुए चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर। नालंदा बिना मिट्टी के पत्तेदार सब्जियों की शुरू हो गई है खेती। नालंदा में क्या है कि बिना मिट्टी के पत्तेदार सब्जियों की शुरू हो गया है खेती। ये बिहार का ये इकलौता जिला है जहां पर ये आपको जो है बिहार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल नालंदा में चंडी में ये स्थापित हुआ है। तो ये जो है आपको सरकारी कोशिश के मतलब सरकारी प्रयास से ये हुआ है, यानी कि ये इकलौता है। और इससे फ़ायदा क्या है, या इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हाइड्रोपोनिक आपको विधि होता क्या है। इसके अंतर्गत होता क्या है कि आपको ये जो है आपको पानी, सिर्फ पानी रहेगा, मिट्टी नहीं रहेगा, और उसमें बालू या कंकड़ रख दिया जाता है और फिर उसके बाद कुछ पोषक तत्व मिलाया जाता है। तो पोषक तत्व का एक घोल बनाया जाता है। वो घोल कैसा होता है? जैसे वो पोषक तत्व होता है, नाइट्रोजन का होता है, फास्फोरस का होता है, पोटास का होता है, फिर उसके बाद जिंक होता है, फिर जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब को मिला करके एक पोषक तत्व बनाया जाता है। और उसमें ये थोड़ा थोड़ा करके उसमें डाला जाता है, एक अनुपात में ये मिला करके डाल दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, पौधे का ग्रोथ होता है। और फिर एक चीज़ और फायदा होता क्या है कि इस तकनीक के वजह से जो है आपको एक तो इसमें कीड़ा वगैरह जो है बहुत न के बराबर लगता है, ये सड़ता बहुत कम, बहुत न के बराबर ही ये फसल खराब होता है। तो ये जो तकनीक है ये आपको इजराइल से, ये तकनीक जो लिया गया है वो इजराइल में इसी तकनीक से वहाँ पर खेती होती है, तो उसी तकनीक को यहाँ एडॉप्ट किया गया है। चलिए हम लोग आते हैं इस पर कुछ डाटा कि बिहार का इकलौता सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल नालंदा के चंडी में स्थित है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल
के ये चंडी में स्थित है। ठीक है, बिहार का ये इकलौता है जो कि आपको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल है, जो नालंदा के चंडी में स्थित है। ये ध्यान में रखिएगा, कहाँ है तो नालंदा के चंडी में है। दूसरा है कि यह इजराइल तकनीक पर आधारित हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये एक तो सरकार के स्तर पर ये पहला है, ये ऐसा यूनिट जो है हाइड्रोपोनिक यूनिट जो लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है तो नालंदा में लगाया गया है, नालंदा के चंडी में लगाया गया है। तो आपको ये बिना मतलब मिट्टी के आपको हाइड्रोपोनिक विधि से आपको पौधे उपजाया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब पौधा मतलब ये सब्जी वगैरह पत्तेदार सब्जी पहले चरण में जो है पत्तेदार सब्जियों के उगाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फैक्ट हो गया भाई, ये कहाँ पे हाइड्रोपोनिक विधि से कहाँ पर ये सब्जियों की खेती की जा रही है, तो नालंदा में की जा रही है, नालंदा के चंडी में की जा रही है। लेकिन इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो जोड़ सकते हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से आपको बिहार सरकार जो है किसानों के फायदा के लिए आपको जो प्रयास कर रही है, ये तकनीक को लगाने में काफी पैसा खर्च होता है। तो ये बिहार सरकार क्या कर रही है कि ये जो लगाई है नालंदा में, तो यहाँ पर किसानों को यहाँ पर क्या करेगा कि यहाँ पर उन लोगों को ये सिखाया भी जाएगा, इस तकनीक को बताया भी जाएगा और उनको भी ये तकनीक से के लाभ होता है और उनसे भी खेती करवाया जाएगा और उसमें बिहार सरकार जो है अनुदान के माध्यम से उसको सहयोग भी करेगी। तो ये सब सारी चीजें जो है ये सुविधाएं दी जा रही है जो कि आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कोट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर इससे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इसको मैं आपको वो उसमें दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अगला है कि गरीबों के लिए, अगला टॉपिक है गरीबों के लिए कपड़े और किताब जुटाएगा निगम। तो गरीबों के लिए कपड़े और किताब जुटाएगा निगम। देखिए, हम लोगों ने जस्ट पिछले मतलब कल के वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपको बुक बैंक, उसी के तर्ज पर क्या कर रही है कि पूर्णिया का नगर निगम जो है आपको वो क्या करेगी कि जो पुराना किताब है और जो भी स्टेशनरी है या कपड़े है वो सबको इकट्ठा करेगी और इकट्ठा करने के बाद 3R योजना के तहत उसको फिर से जैसे रिसाइकल करेगी और रिसाइकल करने के बाद फिर बनवाएगी और फिर उसका गरीबों में वो वितरित किया जाएगा। चाहे किताब हो चाहे वो कपड़ा हो, वो सबको रिसाइकल किया जाएगा। यानी कि रिड्यूस, ये 3R जो है वो रिड्यूस है, फिर रीयूज है और फिर रिसाइकल है। तो इसके तहत ही, इस 3R योजना के तहत ही जो है आपको ये तैयार करके पूर्णिया नगर निगम क्या करेगी तो आपको गरीब लोगों को देगी। तो इसके अंतर्गत क्या है डाटा, तो पूर्णिया नगर निगम जरूरतमंदों की मदद के लिए पुराने कपड़े, बर्तन और किताब जुटाएगा। ठीक है, और पूर्णिया नगर निगम 3R योजना के तहत कार्यक्रम लाएगा। ये 3R योजना मैंने बता दिया। तो आपको कहाँ पे अगर इसका क्वेश्चन जैसे मान लिया पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या बनेगा, अभी हाल में ही बिहार के किस नगर निगम के जरिए आपको कपड़ा हो गया, किताब हो गया, वो गरीबों को जुटाने के लिए कर रही है, तो आपको हो जाएगा आपको पूर्णिया नगर निगम। ठीक है, अगला टॉपिक आ जाते हैं कि तेज आंधी और वज्रपात के लिए अभियान। तेज आंधी और वज्रपात के लिए अभियान, तो ये तेज आंधी और वज्रपात के लिए अभियान जो है आपको देख रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में भी वज्रपात हुआ है, कल परसों भी हुआ है, फिर उसके बाद अभी बिहार में बहुत ज़्यादा हो रहा है जिससे कि लोगों की मौत भी हो रही है, बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, किसान भी सफ़र कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए आपको भारत सरकार का जो ये है संस्था है, जो आपको संस्था है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार, तो इसके तहत जो है राज्यों को निर्देश दिया गया है, उसके लिए गाइडलाइन तैयार किया गया है कि आप लोग जो है वज्रपात और आंधी तूफान के लिए कुछ करिए। तो करने के स्तर पर जो है क्या किया गया है कि इसके आपको राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार के तहत कहा गया है कि आपको IIT मद्रास के जरिए जो है एक मोबाइल ऐप बनाया गया है जिसका नाम है दामिनी। ठीक है, दामिनी मोबाइल ऐप बनाया गया है। आपको दामिनी किसके जरिए बनाया गया, IIT मद्रास के जरिए बनाया गया है। तो उसके जरिए जो बनाया गया वो आप लोग इस्तेमाल करें। और वो क्या है तो ये दामिनी जो ऐप है ये आपको आपदा से पहले अलर्ट कर देगा, मतलब कि इंफॉर्मेशन दे देगा, वो आपदा से पहले का अलर्ट कर देगा ताकि प्रशासन जो है तुरंत अलर्ट हो जाए और ये उसके लिए आपको लोगों की सुरक्षा के लिए तैयार हो जाए।
तो आपको ये आपदा जो आपको ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो है ये बातें कही। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार है क्या। तो आपको ये आपदा और जैसे प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा से सुरक्षा के लिए ये आपको ये प्राधिकार है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार है। इसका जो मुख्यालय है आपको वो नई दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। और ये जो है आपको किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो ये मोस्ट डाटा इंपॉर्टेंट डाटा है और ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आप इसको सुन लिए हैं तो आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें 9 सदस्य होते हैं और ये जो है आपको गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और ये राज्यों को गाइडलाइन करता है। उसी के तहत जो है बिहार राज्य को भी आपको गाइडलाइन के तहत जो है उसने बोला कि आईआईटी मद्रास का जो मोबाइल ऐप है जो आपदा से अलर्ट करता है उसका नाम दामिनी है, उसको ज़रूर आप लोग परचेज कर लीजिए आईआईटी मद्रास से। तो ये इसने कहा है। अब सोचिए कि ये तो गाइडलाइन दे दिया, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको बिहार सरकार अपने स्तर से भी काम कर रही है। तो अपने स्तर से क्या काम कर रही है? तो बिहार सरकार भी आपदा से बचने के लिए उससे पहले अलर्ट हो जाए तो उसके लिए 8 जगहों पर सेंसर लगाया गया है। 8 सेंसर लगाया गया है, 8 जगहों पे नहीं, 8 सेंसर लगाया गया है अलर्ट करने वाला। तो पटना में लगा है, वहां पर 2 सेंसर ऐसा लगा हुआ है जो अलर्ट करता है आपदा से, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपको खगड़िया में है, कहाँ है? तो खगड़िया में है, रोहतास में है, नवादा, पूर्वी चंपारण, दरभंगा और पूर्णिया में है, ठीक है। खगड़िया में है, रोहतास में है, आपको पूर्वी चंपारण में है, दरभंगा में है और आपको ये नवादा में है और पूर्वी चंपारण में है। ये आपको जो है आपको ये टोटल हो गया कितने जगह? 5 जगह हो गया और पटना 6 जगह। तो ये 6 जगह जो है आपको सेंसर लगा हुआ है। तो और ये जो 5 जगह है वो एक है और फिर उसका 6 जगह जो है आपको एक है, यानी खगड़िया, रोहतास, नवादा, पूर्वी चंपारण, दरभंगा और पूर्णिया, ये 6 जगह जो है एक सेंसर लगा हुआ है और पटना में 2 सेंसर, यानी टोटल 8 सेंसर लगे हुए हैं। साथ ही साथ बिहार सरकार का भी एक ऐप है जिसका नाम है इंद्र वज्र ऐप जो है ये भी जो है आपदा से पहले, आपदा जो आता है उससे पहले सूचना दे देता है। तो बिहार सरकार के जरिए भी अपना काम किया जा रहा है, लेकिन अभी उसको बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। तो अब ये जो है कई पीटी के फैक्ट निकल गए हैं और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार सरकार आपदा प्रबंधन से संबंधित, आपदा प्रबंधन से सुरक्षा से संबंधित क्या क्या प्रयास कर रही है। तो आपको उसमें जो है ये भी पॉइंट आपको आ जाएगा। चलिए हम लोग तो उस डाटा के ऊपर फिर से आ जाते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार यानी कि NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ये अथॉरिटी ने राज्यों के लिए विस्तृत गाइडलाइन तैयार किया है। आईआईटी मद्रास की ओर से आपदा पूर्व सूचना देने के लिए मोबाइल ऐप दामिनी विकसित किया गया है और बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 8 सेंसर लगाया गया है, जिसमें पटना में 2 और खगड़िया, रोहतास, नवादा, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, पूर्णिया में एक लगाया गया है। वज्रपात की भविष्यवाणी के लिए बिहार सरकार का इंद्र वज्र है बिहार सरकार का इंद्र वज्र है। और आईआईटी मद्रास के जरिए दामिनी ऐप है, मोबाइल ऐप है। और फिर उसका तीसरा फैक्ट हो गया आपको जैसे पटना है, खगड़िया है, रोहतास है, नवादा है, पूर्वी चंपारण, दरभंगा और पूर्णिया में आपको यहाँ पर भी 8 सेंसर लगे हुए हैं। तो ये सब पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया और मैं एमसीक्यू भी इसको बना करके दूंगा ताकि आपको सारा क्वेश्चंस बन जाए। चलिए अगला टॉपिक है आपको पंचायती राज विभाग को 27 मई को मिलेगा स्कॉच गोल्ड अवार्ड। ठीक है, पंचायती राज विभाग को 27 मई को मिलेगा, क्या मिलेगा? तो आपको स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिलेगा। अब देखिए आपको यहाँ पर भी पीटी का फैक्ट भी मिलेगा और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलेगा। और इतने अच्छे तरीके से मैं बताता हूँ कि हाँ कि मेंस के लिए भी आपको यहाँ पर कोट करना होगा। तो भाई लाइक तो बनता है ना, लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी खूब कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि पंचायती राज विभाग
ठीक है, पंचायती राज विभाग को मिलेगा आपको स्कॉच गोल्ड अवार्ड 27 मई को मिलेगा। आज है आपको 26 मई है और कल 27 मई को मिलेगा। तो आपको ये जो है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, ये मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना जो है ये आपको 2016-17 में इसका शुभारंभ हुआ था और इसके तहत जो है ना आपको बहुत अच्छा काम किया जा रहा है बिहार सरकार के जरिए। आप जानते हैं कि हर घर नल का जल जो निश्चय योजना 2 के तहत जो किया जा रहा है वो सब क्या है, वो हर घर में जल, मेरे गांव तक में जो ऐसा पिछड़ा हुआ गांव है शिवहर डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर जो है आपको ये नल जो है पहुंचा दिया गया है बिहार सरकार के जरिए। तो अच्छा प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए तो आपको स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिल रहा है। तो आपको ये मेंस में आपको बिहार सरकार के एक अच्छे सुशासन के का जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पर ये पुट कर सकते हैं, या पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन आता ही रहता है तो वहां पे भी आप इसको पुट कर सकते हैं, या आप यहाँ पर जो 7 निश्चय योजना के तहत ये काम हो रहा है तो उसको भी पुट कर सकते हैं, वहां भी पुट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, थोड़ा इस पे पढ़ लेते हैं कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए पंचायती राज विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। नई दिल्ली में अंबेडकर के नालंदा हॉल में, ठीक है, नई दिल्ली अंबेडकर सभागार के नालंदा हॉल में ये दिया जाएगा और 7 निश्चय योजना के तहत यानी कि 2016-17 से प्रारंभ हुआ था मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपको निश्चय योजना। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ क्या फैक्ट, यहाँ क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि अभी हाल में ही राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच गोल्ड अवार्ड किस राज्य को मिला, तो बिहार राज्य को मिला, ये आ जाएगा। फिर बोल देगा कि आपको अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए मतलब बिहार के किस विभाग को आपको चयनित किया गया है, तो आपको पंचायती राज विभाग को चयनित किया गया। तो इस तरीके से कई तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो मैं एमसीक्यू में कई तरीके से क्वेश्चन पूछता भी हूँ, मतलब उसमें देता भी हूँ आपको। अगला टॉपिक आ जाइए कि अगला टॉपिक है नशा मुक्त बिहार अभियान का उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 24 मई को पटना में किया। ठीक है, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शुभारंभ हुआ। ये जो नशा मुक्त बिहार अभियान जो है, ये नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ये जो है इसका उद्घाटन जो है हमारे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के जरिए ये किया गया था, जो कि 24 मई को किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको बोल देगा कि नशा मुक्त बिहार अभियान का उद्घाटन किसके जरिए किया गया था, तो लिख देगा नीतीश कुमार लिख देगा, फिर उसके बाद आपको नरेंद्र मोदी लिख देगा या राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर लिख देगा। तो इस तरीके से आपको राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो जाएंगे आंसर। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और नशा मुक्त भारत अभियान का जो शुरुआत जो हुआ था, ये नशा मुक्त भारत अभियान का वो 15 अगस्त 2020 को हुआ था। कब हुआ था, तो 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसी के तहत जो है नशा मुक्त बिहार अभियान का भी शुरुआत हुआ है, जो 24 मई को उद्घाटन किए हैं आपको राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कि खरीफ अभियान 2023। अभी खरीफ अभियान ये खरीफ अभियान 2023, इसका भी आपको इसका उद्घाटन शुभारंभ किसने किया है, तो इसका शुभारंभ जो है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, 24 मई को किया है। इसको ध्यान में रखिएगा। और ये बहुत ही एक ऐसा अभियान है, ये भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये क्यों होने जा रहा है, तो पहले हम लोग इसका डाटा जान लेते हैं कि ये जो अभियान जो है, जो खरीफ फसल जो अभी शुरू होने वाला है, आपको जो खरीफ फसल जो धान वगैरह जो होता है, धान या मोटे अनाज जो खरीफ फसल में आता है, तो उसका अभियान शुरू किया जा रहा है। तो ये इसका जब जो फसल जो कटाई हो जाती है, तो उसके बाद जो है जो जलाने का होता है, जो जला देते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, तो उसके लिए जनता को जागरूक करने के लिए ये खरीफ फसल अभियान जो चलाया गया 2023, इसमें 36 आपको जो है ना ये 36 प्रचार रथ छोड़ा गया है, मतलब कि भेजा गया है आपको कई जिलों में। तो ये प्रचार जाके करेगा कि आप फसल जो कट जाने के बाद उसका जो है आग से न जलाए, ताकि आपको पर्यावरण प्रदूषण की हानि हो, उसके लिए जागरूक करेगा। फिर उसके बाद 7 निश्चय 2 के तहत जो सिंचाई योजना जो चलाई जा रही है उसके लिए भी जागरूक करेगा। साथ ही साथ जैविक कृषि के लिए भी आपको जागरूक किया जाएगा इसके तहत।
और यहाँ ये भी जान लें कि ये उद्घाटन के समय में जैसे कृषि मंत्री कौन थे, कृषि मंत्री बिहार के कौन है, तो कुमार सर्वजीत हैं, वो भी उपस्थित थे। और साथ ही साथ आप कृषि जो मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार कौन है, तो आपको सलाहकार हैं आपको डॉक्टर मंगला राय हैं। वही मंगला राय हैं जो चौथी कृषि रोड मैप की अध्यक्षता, जिनके अध्यक्षता में ही ये रोड मैप तैयार हुआ है। तो आपको ये याद रखिएगा कि आपको मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार कौन है, तो डॉक्टर मंगला राय हैं, और कृषि मंत्री कौन है, तो आपको कुमार सर्वजीत हैं। आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 24 मई को खरीफ फसल अभियान की शुभारंभ की हुआ। 36 प्रकार के रथों के माध्यम से सफल अवशेष प्रबंधन के प्रति जागरूकता संबंधी जानकारी, जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन, 7 निश्चय 2 के तहत सिंचाई का पानी आदि का प्रचार प्रसार करने के लिए इसको भेजा गया है। यानी कि बिहार सरकार क्या क्या कर रही है उसके प्रचार प्रसार के लिए और जागरूक करने के लिए, ठीक है। और इसमें कृषि मंत्री कौन है, कुमार सर्वजीत हैं, और सीएम के कृषि सलाहकार कौन है, डॉक्टर मंगला राय हैं। देखिए मैं पढ़ने का कोशिश इसलिए करता हूं कि ताकि आपको नोट डाउन करने में अगर कोई दिक्कत हो तो वो आप सुने रहेंगे तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है कि उद्योग विभाग द्वारा तसर रेशम का उत्पादन कार्य 6 जिलों में, मतलब उद्योग विभाग के जरिए जो है तसर रेशम जो है उसके उत्पादन के लिए 6 जिलों में कार्य चल रहा है, ठीक है। वो कौन कौन सा जिला है, बांका है, जमुई है, नवादा है, कैमूर है, रोहतास है और पश्चिमी चंपारण है। यानी कि 1 2 3 4 5 जो 5 जो है आपको दक्षिण बिहार में है, ठीक है। कौन है, तो बांका है, जमुई है, नवादा है, कैमूर है, रोहतास है और पश्चिमी चंपारण है। तो पश्चिमी चंपारण जो है आपको उसका बेतिया है, ठीक है। बेतिया में आपको ये तसर रेशम के उत्पादन का कार्य चल रहा है ये बिहार सरकार के जरिए, वो भी उसका उद्योग विभाग के द्वारा चल रहा है, ठीक है। तो ये सब जो भी जितना भी है, ये जो खरीफ फसल अभियान जो है ये आपको पर्यावरण से संबंधित आएगा, वहां पे भी इस पॉइंट को पुट कर सकते हैं। जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए वहां भी इसको पुट कर सकते हैं। तो ये कई जगह जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पुट होगा, इसलिए आप इसको नोट डाउन करके जरूर रखिएगा। मेरा ये जो भी जितना भी मैं बताता हूं वो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑल द बेस्ट।